नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। पर्यावरण ईवीएस एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट नंबर 44 क्लास की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ यूट्यूब फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार की बात कर रहे हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे दोस्तों इस महत्वपूर्ण प्रश्नों में 20 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन करेंगे। और ईवीएस के हम साइंस के चैप्टर्स की बात करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है साइंस की जो चैप्टर से हैं यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्रम बाय क्रम हम सिलेबस कंप्लीट करते जाएंगे, तैयारी जारी रखेंगे, क्योंकि सिलेक्शन सरो पर ही है। हमें पाना है इन्वायरमेंट में 30 में से 28 प्लस स्कोर करना है। साथ ही साथ सीडीपी में भी हमें कितना स्कोर करना है, 30 में से 25 प्लस का स्कोर करना है। हर एक क्लास हर एक सेशन की बात करते हैं। तो चलिए अब बात करेंगे ईवीएस पर्यावरण की महत्वपूर्ण 20 प्रश्न कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 44 की बात कर रहे हैं। इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको चैनल को विजिट करना है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? परावैंगनिक किरणों का, सूर्य की रोशनी का, गामा किरणें का या अवरक्त किरणें का होता है? देखिए कौन से विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे अधिक होता है। तरंग दैर्ध्य की बात कर रहे हैं, ये तरंग दैर्ध्य आप लोग समझते होंगे, तो वह होता है अवरक्त किरणें की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है। हर एक क्वेश्चन हर एक सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन 101% श्योर एंड प्योर की बात कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों बेहतरीन लाजवाब प्रश्न, करेंट प्रश्न है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? ओस्मियम का, टंगस्टन का, मोलिब्डियम का या एल्युमिनियम का? सभी कमेंट करेंगे। देखिए गलनांक यानी उसको अधिक डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती, अधिक तापमान की आवश्यकता होती, तब यह धातु गलता है। तो सबसे ज़्यादा जो टंगस्टन धातु होती इसका गलनांक जो है सबसे अधिक होता है। कितना होता है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का। बात करेंगे दोस्तों तीसरे प्रश्न की, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, इरिडियम, एल्युमिनियम या ओस्मियम की बात करेंगे। अगर आपका कमेंट आपका फीडबैक शर्मान है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सभी लोग भावी शिक्षक बंधु हैं, आप सभी को जायसवाल सर नमन करते हैं। बात करेंगे सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। अगर आपका जवाब लिथियम है, किसकी बात करें, एलआई की अगर बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। लिथियम का रासायनिक तत्व क्या हो? लिथियम क्या है? एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु है और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। और प्लेटिनम को अब तक का सबसे कठोर धातु माना गया है। किसको? प्लेटिनम की बात करेंगे। प्लेटिनम एक अनमोल धातु के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी कीमत सोने से भी कई गुना अधिक होती है। ये चांदी जैसे का रंग होता है और इससे बने आभूषणों को बहुत सराहा जाता है। फोर्थ नंबर प्रश्न क्या है स्क्रीन पर, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो ध्वनि की गति दोस्तों सर्वाधिक किस में होती है? वायु में, ठोस में, निर्वात में, स्टील में। देखिए सभी को पता है ठोस में जो है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ठोस कोई भी चीज़ अगर लौह पदार्थ है उसमें कहीं अगर टकराएंगे, देखिए स्कूलों में ज़्यादातर घंटी होती ठोस लोहा होता है, गोल आकार का, एक हथौड़ा टाइप का होता है, उसमें मारते हैं तो आवाज़ आती है। तो ध्वनि की गति सर्वाधिक किसमें? ठोस पदार्थों में होती है। जैसे तरल पदार्थ गैसों की तुलना में अधिक घने होते हैं, लेकिन ठोस पदार्थों से कम घने होते हैं। इसलिए ध्वनि तरल पदार्थ में दूसरी तेजी से यात्रा करती है और गैस में सबसे धीमी, क्योंकि वह कम से कम घने में है और ठोस तरल पदार्थ की तुलना में गैसों में अणु बहुत दूर होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए। जितना ज़्यादा घन होगा, जितने ज़्यादा जिसके अणु घने होंगे उतनी आवाज़ जो है ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व तो बढ़ता है, कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब किसी धातु को गर्म करते हैं, कोई भी धातु है जब उसको गर्म किया जाता है, हीट दिया जाता है, तो उसका घनत्व क्या होता है? सभी लोग को पता है, वह कम हो जाता है। कोई भी डाउट हो कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, तैयारी जारी रखें। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसे दिखाई देता है?
मान ली लाल रंग का गुलाब है और उसमें हरी रोशनी दिया जाए, कैसी रोशनी, हरा रोशनी दिया जाए तो वह पीला, गुलाबी, काला या लाल ही दिखाई देगा। देखिए लाल रंग में अगर आप हरा रोशनी देंगे तो वह कौन सा होगा, ब्लैक कलर देगा। कैसे दिखाएगा, ब्लैक, अर्थात हम काले की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट करें। अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है, मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर या फदोमीटर। तो दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र के द्वारा, या दूध नापने की जो यूनिट होती है यही कह सकते हैं। तो दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापते हैं, जैसे दूध वाले होते हैं, अगर आपके यहाँ दूध देने आते होंगे तो उनसे बोलिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि दूध की शुद्धता इस मीटर से नापकर हमें दिया करें, शुद्ध दूध दिया करें, वह कहलाता है लैक्टोमीटर। सी ऑप्शन की बात कर रहे हैं। 8वां प्रश्न है दोस्तों, डायनमो का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना और विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो डायनोड या डायनमो का जो कार्य होता है वह होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। आमतौर पर इसका तात्पर्य कि जनरेटर या जनित्र से होता है, जो कंप्यूटर के उपयोग से दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है। और डायनेमो पहले विद्युत जनरेटर थे जो उद्योग के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन में सक्षम थे। 9वां प्रश्न है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे और सभी को फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियो के अंत में बताएंगे आपको कहां पर मिलेगा, किस वेबसाइट पर, कहां पर जाना पड़ेगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों यहाँ पर सर्वोपरि है। बात करेंगे 9वें प्रश्न की कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। किसकी बात कर रहे हैं, टेलीविजन, टीवी की बात कर रहे हैं। हम घरों में सबके साधारण पहले टेलीविजन हुआ करता था, अब धीरे धीरे मोबाइल आ गए, लेकिन हमारे जो भी वयस्क हैं वो भी आज टीवी पर ही देखते हैं। तो टेलीविजन का जो आविष्कार है किसने किया। अब तो टेलीविजन का रूप मोबाइल ले लिया है, एंड्रॉयड फ़ोन ले लिए, लैपटॉप हो गए। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जे.एल. बेयर्ड, मैकमिलन, जेम्स वाट या इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पता है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में बेफिक्र कमेंट करें। कमेंट आप बहुत लोग कम करते हैं, इसलिए कमेंट बेफिक्र करें, हर क्वेश्चन का कमेंट करें। इससे क्या होता है, आप एक मोटिवेशन मिलता है, अपने अंदर जो डर होता है वो दूर होता है और जो क्वेश्चन हल करने का टाइमिंग है वो अच्छा हो जाता है। इसलिए कमेंट जरूर करें। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, जे.एल. बेयर्ड की बात कर रहे हैं। टेलीविजन का आविष्कार सर्वप्रथम सन 1925 में जे.एल. बेयर्ड यानी कि जॉन लॉगी बेयर्ड द्वारा किया गया था। और भारत में टेलीविजन का जो इतिहास है दोस्तों, दूरदर्शन इन इंडिया, हमारे देश में टीवी प्रसारण का आरंभ 15 सितंबर 1964 को दिल्ली में हुआ था। इसे एक प्रयोगात्मक प्रसारण के रूप में किया गया था, जिसे एक क्षमता वाले ट्रांसमीटर से दिल्ली के ही 21 कम्युनिटी टीवी सेट पर यह प्रसारित किया जाता था। 10वां प्रश्न है, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं। हड्डी और दांतों में जो हमारे रासायनिक पदार्थ होता है या विद्यमान रहता है उसको कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं, कैल्शियम बोरेट, कैल्शियम फास्फेट या सल्फेट कहते हैं। देखिए फास्फेट और सल्फेट, इनमें बहुत ज़्यादा दोस्तों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है। अगर कन्फ्यूजन है दिमाग में उसे जल्द कन्फ्यूजन दूर करें, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होता है, हमारे माइंड को अपसेट करता है। तो हड्डियां और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे हम कैल्शियम फास्फेट कहते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या है, प्यारा सा प्रश्न है, लोहे के पाइप जिनसे पानी की सप्लाई की जाती है उनमें क्या होता है, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे। इस पर परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, अनिलीकरण, वल्कनीकरण, यसद लेपन या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो लोहे के पाइप होते हैं जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है उनमें जस्ते का परत या जिंक का परत जो है चढ़ाया जाता है। तो वो जो जंग ना लगने के कारण जो परत चढ़ाते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं, यसद लेपन। किसकी बात कर रहे हैं, गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। लोहे आज से बने सामानों पर जिंक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। और जिंक परत लोहे से बने सामान को हवा में उपस्थित पानी तथा ऑक्सीजन के संपर्क में आने से रोकती है, जिससे जंग नहीं लगता। और जंग कैसे लगता है, पानी और ऑक्सीजन का जब संपर्क हो जाता है तो लोहे पर जंग लगता है। और यह परत जो है इन दोनों से आने को रोकती है, इन दोनों से मिलाने को रोकती है। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग नजली कारक के रूप में किया जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है।
वह आपका हाइड्रोनिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है या नाइट्रिक अम्ल की बात करेंगे। तो किस अम्ल का उपयोग दोस्तों निर्जलीकरण या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, वह आपका हमारा कहलाता है एसिटिक अम्ल की बात करेंगे। सॉरी, कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा या एसिटिक अम्ल होगा। देखिए काफ़ी बार हमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है, डाउट हो जाता है, लेकिन अब आप कमेंट करें, इसका क्लियर करेंगे किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकरण में होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का या नाइट्रिक अम्ल का। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, विलेय को विलयन से पृथक किया जाता है, निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा या अवसादन द्वारा किया जाता है। तो विलेय और विलयन ये दोनों चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विलेय और विलयन, जैसे आप शक्कर और पानी ले लीजिए, एक गिलास में हमने पानी डाला, उसमें शक्कर डाल दिया। विलेय को विलयन से अलग करना हो तो उसके लिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण से जल उड़ जाएगा और जो आपका विलेय रहता है वो क्या होगा, आपका सेफ उसी पर रहेगा। जिसे देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या होता है, सॉल्यूशन। किसी निश्चित तापमान पर विलयन के उत्पादों का आपेक्षिक अनुपात एक सीमा तक परिवर्तित किया जा सकता है। जब चीनी को पानी में घोला जाता है तो एक समांगी मिश्रण बनता है। ये समांगी मिश्रण चीनी का पानी में विलयन कहलाता है। फिर आपको पानी दिखेगा, चीनी गायब हो जाती है, यही कहलाता है समांगी मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं है, नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन, क्रिप्टन। सभी जानते हैं, हम बात करें नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, CO2 की बात करें, किसकी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, क्रिप्टन की बात कर रहे हैं, ये सारे हैं, लेकिन आपका क्लोरीन नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन नंबर क्लोरीन हमारे वायुमंडल पर नहीं है। और नियान की कितना है, 0.018, हाइड्रोजन 0.01, हीलियम 0.0524 और क्रिप्टॉन है 0.0001। और बाकी को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये आपको पता ही होगा, जो ज़्यादातर पूछा जाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस या इनमें से कोई नहीं। साइंस को बेस्ट क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जो भी 2-3 क्लासेस लगातार चल रही, साइंस के टॉप क्लास के हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा लेकिन यहाँ से जरूर आएगा। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न क्या दिया गया दोस्तों, स्क्रीन पर दिया गया है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी, ऊर्ध्वपतन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण या आशवन। देखिए सभी जानते हैं पानी से नमक को निकालना है, जैसे शक्कर और आपका पानी का घोल, उसी प्रकार नमक और पानी का घोल होता है, तो यह कहलाएगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से पानी उड़ जाएगा, नमक शेष बचेगा। 17वां प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है, हाइड्रोजनीकरण, आशवन, उपचयन या अपचयन की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया जिससे तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित करे वह हमारी हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। और मैं आपको बताया था कि फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड होगा, वो आपको टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना है। टेलीग्राम ऐप में चैनल में सर्च करना है जायसवाल कोचिंग सेंटर। जब आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करना। हर एक क्लास, हर एक कंसेप्ट का नोट्स PDF फाइल आपको डाउनलोड करना है। बेहतरीन प्रिपरेशन कीजिए, जब भी मन करे, दिन रात, ठीक है, दोपहर शाम, जब भी मन करे, नेट हो ना हो तब भी PDF में आप तैयारी कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड कर लेंगे आप लोग, ऑलरेडी सेव हो जाएगा। बात करेंगे दोस्तों 18वें प्रश्न की। प्यारा सा प्रश्न है कि सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल की बात कर रहे हैं। तो सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती, तो वह होती एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलकीकरण के द्वारा होता है, मीथेन, एसिटिलीन, इथाइलिन या हम बात करें स्टाइलिन की। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों जिनका सपना है गवर्नमेंट शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट जॉब पाना, गवर्नमेंट टीचर बनना। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, प्रश्न ये पूछा जा रहा है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलकीकरण के द्वारा होता है, तो वह होता है इथाइलिन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इस सेशन, इस क्लास का 20 नंबर प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है
कि खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, बोरान, कौन सा पाया जाता है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपको ओपिनियन शर्मान है। खनिज और चट्टान में जो सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाने वाला जो अधिक मात्रा में होता है वो हमारा कार्बन कहलाता है। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की बात करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास एक कंसेप्ट आपको कैसी लगी? 20 में से आपने स्कोर क्या किया? 10 प्लस किया, 12 प्लस किया या 15 प्लस किया या 20 में से 20 किया? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट सेशन पर, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, नेक्स्ट मॉडल पेपर। जल्दी मिलेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद सभी का।